देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। चंद्रपुर पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है जो शहर की भाग दौड़ से एकदम दूर अपने में सिमटा हुआ है। यहाँ की लोगों की बोली मिष्टी तोई जैसी है, कानों में घुलने वाली। लोग एकदम सीधे और सरल हैं। गांव के सरपंच अमृत बाबू कई सालों से बिना किसी विरोधी के सरपंच का चुनाव जीतते आ रहे हैं और इसकी वजह से उनका शांत स्वभाव, मिलनसार व्यवहार, ये सब भी इन्हीं में से एक वजह है। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, आंधी बारिश, तेज गर्मी, चाहे जैसे भी मौसम हो, वो गांव के हर एक व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने गांव में सामुदायिक भवन, हैंडपंप, माध्यमिक विद्यालय और अस्पताल की व्यवस्था की है। गांव के सभी लोग उनके लिए बहुत समर्पित हैं। उनका स्थान गांव में देवता की तरह है। एक रोज अमृत बाबू अपनी कोठी में बैठे लोगों की समस्याएं सुन रहे थे कि तभी एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया। दादा दादा, अनर्थ हो गया। वो आदमी चिल्लाता हुआ आया। क्या हुआ? तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? सरपंच जी अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले, दादा दादा, एक और लाश मिली है चौराहे पर। उस आदमी ने कहा, क्या? सरपंच जी के चेहरे के भाव बदलने लगे। जी दादा, उसी हालत में पहले जब विक्रम की मिली थी। सरपंच जी ने अपने पास रखा पानी का ग्लास उठाकर उस आदमी को दिया और बाकी लोगों के साथ बाहर निकल आए। कुछ देर में सरपंच जी उस लाश के पास पहुंच गए। उसे कपड़े से ढका हुआ था। सरपंच जी ने इधर उधर देखा। इसके कपड़े कहाँ हैं? एक आदमी दूसरी तरफ से भागता हुआ आया और बोला, ये रहे इसके कपड़े, गांव के बाहर चौराहे पर मिले। सरपंच जी ने अपना माथा पीट लिया। अब तुम ही कुछ करो भगवान, ये 3 दिनों में दूसरी लाश मिली है। इतना कहने के बाद सरपंच जी अपने आदमियों को देखकर बोले, पता करो ये कौन है और इसके घर वालों को खबर करो। चंद्रपुर एक हंसता खेलता गांव था, लेकिन बीते 3 दिनों में यहाँ 2 लोगों की लाशें मिलने से पूरा गांव दहशत में है। लोगों की लाश जंगल पर और कपड़े चौराहे पर मिलते हैं। देर रात तक बाहर रहने वाले लोग अब शाम होते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे थे। सरपंच जी को चिंता थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव के लोग पलायन न कर जाएं। आखिर इस गांव को उन्होंने अपनी मेहनत से जो बसाया था। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनकी संतानें उन्हें छोड़कर चली जाएं? सरपंच जी अपनी कोठी पर वापस आ चुके थे। दादा, अब आप इस समस्या का क्या हल निकालेंगे? एक आदमी ने पूछा। अभी तो पुलिस को खबर करना चाहिए, बाकी हम लोग भी आज रात को पहरा देंगे पूरे गांव में। आखिर कौन है ये जो लोगों को इस तरह से मार रहा है? दादा, गाड़ी तैयार है, एक नौकर ने आकर कहा। ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं चौकी में रिपोर्ट कर कर आता हूँ। कहते हुए सरपंच जी खड़े हुए। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और लाठी को शान से हाथ में लेकर गाड़ी पर चढ़ गए। ठीक उसी रात मनोहर शराब के नशे में था और झूमते हुए घर जा रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था और अजीब तरह की आवाजें जंगल से आ रही थी। कुत्तों के भी रोने की दुबकी हुई आवाजें। मनोहर गुनगुनाते हुए जा रहा था। उसके हाथ में लालटेन कभी इधर तो कभी उधर डोल रहे थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया
और मनोहर भीतर तक हिल गया। उसने कपड़ों को ठीक किया और आगे बढ़ने लगा। वो जंगल से कुछ ही दूरी पर था, तभी किसी ने उसे पुकारा, मनोहर। मनोहर पलटा और अंधेरे में लालटेन आगे कर देखने लगा। कौन है? उसे कोई नहीं दिखा तो वो इसे वहम मानकर आगे बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ ही कदम जाने पर उसे फिर आवाज आई, मनोहर। एक मीठी आवाज, किसी लड़की की आवाज। मनोहर पलटा और उस आवाज की दिशा में चल दिया। कौन है? उसने कहा। वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कुछ नजर आया। जंगल की सीमा पर लगे पेड़ पर एक लाल रेशमी ओढ़नी उड़ रही है। कुछ ही देर में वो ओढ़नी उड़कर मनोहर के चेहरे पर आ गिरी। मनोहर ने ओढ़नी को हटाया और देखा कि उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है। वो लड़की लाल जोड़े में और 16 श्रृंगार से बिल्कुल सजी किसी अप्सरा की तरह लग रहे थे। मनोहर उसे एकटक देखे जा रहा था। उसने मनोहर के हाथ से अपनी ओढ़नी ली और आगे की तरफ जाने लगी। उसकी पायलों की आवाज किसी संगीत की तरह लग रहे थे। मनोहर बहका सा उसके पीछे पीछे चल पड़ा और जंगल के अंधेरे में कहीं खो गया। अगले दिन मनोहर के घर पर, माँ, बाबा कल रात भी घर नहीं लौटे। मनोहर के 5 साल के बेटे ने चूल्हे पर चाय बना रही अपनी माँ से कहा, पड़े होंगे शराब पीकर कहीं। उसने जवाब दिया, माँ, ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें निशी से डर नहीं लगता? अगर उन्हें भी मार दिया तो? बेटे ने पूछा। मरी जाए तो अच्छा है, कम से कम रोज का झगड़ा तो खत्म हो। मनोहर की पत्नी ने कहा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर के बाहर कोई चिल्लाया, अरे ओ बंसी, तेरे पिता को मार दिया उस निशी डाक ने। बाहर से ये आवाज सुन मनोहर का बेटा और उसकी पत्नी भागे भागे उस जंगल के पास पहुंचे। मनोहर को कपड़ों से ढका हुआ था। वहां और भी कई लोग थे। मनोहर की लाश देखकर उसकी पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका बेटा एक तरफ खड़ा अपनी मां को देख रहा था। ये क्या हो गया? अब मेरा और बंसी का क्या होगा? वो बिलक बिलक कर रो रहे थे। तभी सरपंच जी आ गए और बोले, मनोहर को भी उसी निशी डाक ने मारा है। इस निशी डाक का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब हमारा क्या होगा सरपंच जी? हमें कौन पालेगा? मनोहर की पत्नी ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, बंसी की देखभाल हम करेंगे और तुम हवेली में नौकरी कर लो। सरपंच जी ने कहा। सरपंच जी लाश के पास आकर खड़े हो गए और बोले, इसके कपड़े आगे वाले चौराहे पर है। एक आदमी ने जवाब दिया। सरपंच जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक हंसते खेलते गांव को ये किसकी नजर लग गई। मनोहर की लाश मिलने से अब गांव में निशी डाक की मौजूदगी पर लोगों का भरोसा पक्का हो गया था। इसलिए आज सरपंच जी ने गांव के कुछ मुख्य लोगों को अपनी कोठी पर बुलाया था। थोड़ी ही देर में सभा शुरू होने वाली थी। गांव के लोग कोठी के नौकरों द्वारा लाए गए नाश्ते को पा रहे थे और कोठी की नक्काशी को देख रहे थे। वैसे भैया, लगता नहीं था कि अपने इस गांव में कुछ होगा, एक आदमी ने कहा। तो इस पर दूसरे ने कहा, मुझे तो लगता है गांव पर कोई श्राप का असर हो गया है। अब तक सरपंच जी आ चुके थे। उन्हें देख सभी खड़े हो गए और उनके इशारे पर बैठ गए। गांव वालों,
ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो काल के बादल हमारे गांव पर मंडरा रहे हैं, इसका समाधान हमें मिलकर ही ढूंढना होगा। निशी डाक या फिर ये जो कुछ भी भला है, हमें इससे बचकर रहना होगा। और जब तक इसका कोई समाधान नहीं मिल जाता, हमें सावधान रहना होगा। सरपंच जी ने बात पूरी की। हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? वो तो कोई इंसान है ही नहीं, वो कोई पैरालौकिक शक्ति है। एक आदमी ने घबराते हुए कहा। अगर हम समाधान नहीं कर सकते तो कम से कम बचाव तो कर सकते हैं, सरपंच जी बोले। पर कैसे? गांव वालों ने एक साथ पूछा। वो इस तरह कि अगर सच में ये निशी डाक है तो हमें ये जानना होगा कि ये निशी डाक होती क्या है, सरपंच जी ने कहा। कौन है ये निशी डाक? दूसरे आदमी ने कहा। निशी डाक, निशी का मतलब है रात और डाक का मतलब है पुकार या आवाज़। इसका मतलब ये हुआ कि रात की पुकार। अगर कोई रात में आपको पुकारता है या दरवाज़ा खटखटाता है तो आप लोगों को उसके 4 बार पुकारने तक का इंतज़ार करना होगा। अगर आपने पहली या फिर तीसरी आवाज़ तक पलट कर देखा तो हो सकता है कि वो आपको ख़त्म कर दे। निशी डाक रात में आपके परिवार के लोगों की आवाज़ में आवाज़ देगा, लेकिन आपको चौथी आवाज़ तक रुकना है और पीछे नहीं पलटना। समझ गए आप लोग? सरपंच जी ने कहा। जी सरपंच जी, समझ गए, सभी ने एक स्वर में कहा। ठीक है, तो आज हम में से कुछ लोग रात में गश्त लगाने जाएंगे, सरपंच जी ने कहा। ठीक है, हम भी चलेंगे। कुछ लोगों ने हाथ उठाया। नहीं, एक साथ सब नहीं। आप लोग मेरे गांव वासी हैं, आप लोग अपनी रातें खराब मत कीजिए। बस आप इतना कीजिए कि शाम को 7 बजे के बाद घर से कोई बाहर ना निकले, और अगर ज़रूरी हो तो मेरे लोगों में से किसी एक को साथ लेकर जाए और जंगल की तरफ बिल्कुल ना देखें। बाकी आप लोगों को सब कुछ मामूली ही रखना है। सरपंच जी ने सभी को हिम्मत दी। लेकिन हम भी आपके साथ कष्ट पर जाना चाहते हैं, कुछ लोग बोले। नहीं, आप बस मेरी बात समझिए। आप लोगों का जीवन मैं खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अपने लोगों के साथ ही पहरा दूंगा। आप लोग चिंता मुक्त रहिए और अपने अपने घर लौट जाइए। सरपंच जी ने सबको समझाया। लोगों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और वहां से निकलने लगे। तभी सरपंच जी की कोठी के आगे एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से पुलिस की वर्दी में उतरा इंस्पेक्टर दक्ष। इंस्पेक्टर दक्ष अब काफ़ी बदल चुका था। उसके जिम की मेहनत उसकी बॉडी पर साफ नजर आ रही थी। उसने लोगों को बाहर निकलते देखा और उन्हें बात करते सुना। हमारे सरपंच जी कितने अच्छे हैं ना, हमें पहरा देने के लिए मना कर खुद ही पहरा देंगे। कितनी चिंता करते हैं हमारी, एक आदमी ने कहा। उनकी बातें सुन दक्ष ने एक भौहें ऊपर कर उचकाई और मन ही मन सोचा, ऐसे सरपंच के बारे में तो पहली बार सुना है, जो गांव वालों के लिए खुद ही पहरा देने वाला है। दक्ष आगे बढ़ गया। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसके तेज को देख सरपंच जी की आंखें चौंधी आ गई। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? वो सरपंच जी के पास आया और बोला, मुझे यहाँ के सरपंच से मिलना है। जी कहिए, मैं हूँ, क्या काम है आपको? सरपंच जी ने एक सोफे की तरफ बढ़ते हुए उस पर बैठकर कहा। दक्ष आगे आ गया। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं इंस्पेक्टर दक्ष, यहाँ मुझे गांव में हो रही मौतों का कारण पता लगाने के लिए भेजा गया है। उसकी हाथ आगे देख सरपंच जी ने अपने हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़े और कहा, बैठिए। दक्ष पास ही पड़े एक सोफे पर बैठ गया। सरपंच जी ने नौकर को इशारा किया और वो नौकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में वो पानी और कुछ नाश्ता लेकर लौटा और सरपंच जी ने
दक्ष को नाश्ता करने का इशारा किया। दक्ष ने पानी पिया और कहा, तो आप बताइए, इन मौतों का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 1 हफ्ते से। आपको किसी पर शक? निशी डाक। निशी डाक? हाँ, वही है इन मौतों की वजह, और इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आपने देखा है निशी डाक को? नहीं। तो फिर आपको कैसे मालूम कि मौतों की असली वजह वही हो सकती है और कोई नहीं? दक्ष ने अपना एक पैर दूसरे पर रखते हुए कहा, हमें पूरा यकीन है वो निशी डाक जाग गई है, जिसे हमारे पुरखों ने जंगल के पेड़ से बांध दिया था। कौन सा पेड़? अभी आप आराम कीजिए, दूर से आए हैं, तफ्तीश बाद में कीजिएगा। खेमू, इन्हें ऊपर वाले कमरे में व्यवस्था कर दो और देखना अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्हें दो। सरपंच जी ने कहा और खड़े हो गए। अभी मैं चलता हूँ, खेतों पर बहुत काम है। सरपंच जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। दक्ष ने भी हाथ जोड़े और उन्हें विदा कर दिया और वो बाहर आ गया। उसने गाड़ी को एक तरफ खड़ा किया और अपना बैग निकाल लाया। दक्ष हवेली में घूमते हुए उसकी नक्काशी देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक कमरे की खिड़की पर पड़ी, जहां से कुछ प्रकाश आ रहा था। वो उस खिड़की के कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो एकदम से चौंक गया और पीछे से आवाज आई, हम उस कमरे में नहीं देखते हैं। इंस्पेक्टर पीछे पलटा तो पाया कि घर का नौकर खेमू खड़ा है। उसने खेमू से पूछने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों, तो बस खेमू ने इतना कहा कि सरपंच जी ने मना किया है। दक्ष को कुछ ठीक नहीं लगा। खैर, वो अपने कमरे में चला गया। जैसा कि उसने सुन रखा था कि आज सरपंच जी अपने लोगों के साथ पहरेदारी करने को जाएंगे, तो उसने वैसे ही प्लान कर रखा था कि अगर वो सरपंच जी को बताएगा कि उसे भी उनके साथ जाना है तो वो मना कर देंगे। इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो छुपके छुपके सरपंच का पीछा करेगा और देखेगा कि आखिर वो जाता कहाँ है। उसने ठीक वैसा ही किया। रात को जब सरपंच अपने 2 लोगों के साथ निकले तो इंस्पेक्टर भी धीमे धीमे दबे पैर से उनका पीछा करने लगा। चलते चलते सरपंच जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आ खड़े हुए। इंस्पेक्टर वहीं पास ही में एक पेड़ के पीछे खड़ा था और छिपकर सब कुछ देख रहा था। तभी सरपंच ने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करते ही वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली एक 22-23 साल की लड़की पता नहीं कहां से अचानक ही आ खड़ी हुई। तभी सरपंच ने उस लड़की से कहा, तुम्हें कितनी बार समझाया था कि गांव के लोगों को नहीं, गांव के बाहर के लोगों की बलि देनी है। इन्हें नहीं मारना, ये हमारे लोग हैं। तो इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस खून चाहिए। जितना खून तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें उतने ही अमीर बनाऊंगी। बस मुझे खून चाहिए। कौन तुम्हारे लोग हैं, कौन किसके लोग हैं, मैं नहीं जानती। इस पर सरपंच ने कहा, बस बहुत हुआ ये मौत का खेल। और फिर उन्होंने अपने पोटली में से, जो कि उन्होंने अपने पीठ पर टांग रखा था, उसमें से कुछ निकाला और फिर उस लड़की के ऊपर छिड़क दिया। उनके ऐसा करते ही वो लड़की एकदम से छटपटाने लगी। उसका पूरा चेहरा जैसे बदल सा गया और वो बहुत ही भयानक सी दिखने लगी। उसका पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा था और पूरा शरीर जलकर जैसे वहीं पर राख होकर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर ये सब देखकर बिल्कुल हैरान भौचक्का सा वहीं खड़ा रह गया। मगर उसे ये पता चल गया था कि ये सब सरपंच का ही किया धरा है।
उसने सरपंच को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और फिर उस दिन के बाद से गांव में कभी भी इस तरह की मौतें नहीं हुई। दरअसल हुआ ये था कि सरपंच ने ही उस पिशाचनी को आज़ाद किया था अपनी लालच के चलते, ये बोलकर कि उसे यहाँ खून मिलेगा और उसे जितना खून मिलेगा वो सरपंच को उतना ही अमीर करेगी। इसीलिए सरपंच ने ही उसे रखा हुआ था और फिर जब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर सरपंच ने ही उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।